नमस्कार, मैं हूं शम्स ताहिर खान और आप सभी का स्वागत है इस YouTube और Facebook लाइव पे। इस वक्त आ, एक नया चैनल क्राइम तक लॉन्च हुआ है YouTube पर। आप सभी को जानकारी है, जो लोग नहीं जानते हैं उनसे मैं फिर एक बार गुजारिश करूंगा कि YouTube पर जाएं और क्राइम अलग और तक अलग टाइप करें और क्राइम तक सब्सक्राइब करें। एक बेल आइकन आएगा, उसे ज़रूर प्रेस करें ताकि नोटिफिकेशन जो भी हो वो आप लोग उससे सारी खबरें जान सकें। इसके अलावा न्यूज़ मो ऑफिशियल जो हमारा इंग्लिश का चैनल है, बहुत ही पॉपुलर है और लगातार चल रहा है। पद्मजा जिसमें आपके हमेशा जो जानी मानी एंकर हैं वो आप उनको देखते होंगे, तो उसे भी आप सब्सक्राइब करें। यूट्यूब पर जाकर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन प्रेस करें और फिर तमाम खबरें जो है आप देख सकते हैं। जैसा कि वादा किया था, हम लोग डेली हाजिर होंगे आपके सामने अलग अलग क्राइम की खबरों को लेकर और क्राइम से जुड़ी हुई बातों को लेकर। मेरे साथ मेरे दो सहयोगी हैं इस वक्त, लोकेंद्र और मुनीश देवगन। इन दोनों से आप लोग इसलिए कम वाकिफ़ होंगे कि ये पर्दे के पीछे के सितारे हैं। हम लोग टीवी पर आते हैं, वारदात के जरिए, पीसीआर के जरिए आप हमें देखते हैं, लेकिन जो वारदात और पीसीआर जो स्क्रीन पे आप लोग जो देखते हैं उसके पीछे असली मेहनत कायदे से इन लोगों की होती है। लोकेंद्र और मुनीश पूरी पैकेजिंग करते हैं, उसकी जो एडिटिंग होती है वो होती है, वॉइस ओवर से लेके बाकी हर चीज़ जो हम एक रिपोर्टर स्टोरी लाकर देता है उसके बाद उसको कैसे टीवी पे प्रेजेंट करते हैं, ये असली में काम इन लोगों का है। तो ये ज़्यादा बड़े सितारे हैं लेकिन ये पर्दे के पीछे रहते हैं। आज जो हाजिर हैं हम लोग वो सिर्फ इसलिए कि दो चीज़ों पे आपसे बात करें थे। एक, सुबह से आपने देखा होगा तमाम न्यूज़ चैनल पर बातें हो रही हैं मॉब लिंचिंग की। एक राजस्थान के अलवर में एक घटना हुई कि गौ तस्करी के संदेह में एक शख्स को भीड़ ने मार डाला। अभी 2 दिन पहले सुप्रीम कोर्ट ने इस पर एक जजमेंट पास किया था कि भीड़ तंत्र पे लगाम लगाई जानी चाहिए। एक सभ्य समाज में इसके लिए जगह नहीं है। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी एक रैली में भी कहा कि गौ रक्षा और इन चीज़ों के नाम पर जिस तरीके की गुंडागर्दी हो रही है वो नहीं होनी चाहिए। तो हम बात करेंगे। पहले आपको जानकारी दे दें कि राजस्थान के अलवर में एक शख्स को कुछ लोगों ने इसलिए मार डाला क्योंकि उन्हें ये शक था कि ये गौ तस्करी करता है। सेम इसी अलवर में कुछ वक्त पहले एक और शख्स पहलू खान। पहलू खान को मारा गया था। तो लोकेंद्र, आपसे शुरू करेंगे कि अलवर जैसे पहलू खान के, मुझे एक ही चीज़ याद आती है कि जब पहलू खान को मारा गया, भीड़ ने मारा जिस तरीके से, इसी इल्ज़ाम में गौ तस्करी में पूरे देश में हंगामा हुआ, संसद तक में आवाज़ उठी, दिल्ली तक में उसकी बातें सुनाई दी। उसके बाद बहुत सारी बातें हुई, पुलिस ने एक्शन लेंगे, ये लेंगे, लेकिन उसी अलवर में कुछ महीने बाद दोबारा सेम मामले में फिर भीड़ एक शख्स की जान ले लेती है। ये भीड़ का गुस्सा क्यों है और ऐसी चीज़ें क्यों हो रही हैं? देखिए सर, ये बहुत ही दुखद है कि इस तरह के जो वारदात हैं वो सामने आती हैं। जाहिर तौर पे ये जो मॉब लिंचिंग है वो चाहे ये जो वारदात है अलवर की, वो ये मतलब कि गौ तस्करी के को लेकर हुई है। लेकिन ये पूरी जो वारदात है ये अपने आप में जो प्रशासन है उसके ऊपर काफ़ी बड़ा सवाल उठाती है। क्योंकि देखिए, पहलू खान वाला हुआ, अलवर वाला, तब राजस्थान सरकार ने काफ़ी वादे किए थे कि हम लोग मॉब लिंचिंग पे वो लगाएंगे, रोक लगाएंगे। गौ तस्करी जो हो रही है कथा तथाकथित तौर पर, उस पर भी हम लोग रोक लगाएंगे। लेकिन साथ ही उन्होंने ये भी कहा था कि जो फ्रिंज ग्रुप्स हैं जो हिंसा फैला रहे हैं गाय के नाम पे, उन पे भी हम लोग लगाम लगाएंगे। लेकिन ऐसा हुआ नहीं है। जिन लोगों, पहलू खान के मामले में जिन लोगों को गिरफ्तार किया गया था, जो तथाकथित तौर पे हिंदू गौ रक्षक से संबंध थे उनके, उनको भी कुछ दिनों बाद जमानत मिल गई। तो जाहिर तौर पे अगर सरकार की तरफ से कठोर कदम नहीं उठाए जाएंगे तो इस तरह की घटनाएं लगातार होती मतलब रहेंगी। ये है कि लॉ एंड ऑर्डर स्टेट का सब्जेक्ट है। मॉब लिंचिंग जैसी जगह एक सिविलाइज सोसाइटी में उसके लिए कोई जगह नहीं है। इस तरह की चीज़ें होती हैं। एक रिपोर्ट बताती है कि लास्ट 6 मंथ में ऐसे 39 इंसिडेंट हुए हैं देश भर में जहाँ पे भीड़ ने लोगों को मार दिया, वो भी शक में। आपको लगता है कि ये घटनाएं इसलिए बढ़ रही हैं कि अगर पुलिस अपना काम ठीक से करे, इसको जैसे एक बाकी आईपीसी के तहत एक हीनियस क्राइम को देखते हैं उसी तरीके से इन चीज़ों को देखें, इसमें पॉलिटिक्स और रिलीजन को ना घुसाए, तो शायद ये चीज़ें रुक सकती हैं। बिल्कुल, इसमें पुलिस का बहुत बड़ा रोल है और सज़ा देनी चाहिए ऐसे लोगों को जो इस तरीके की वारदातों को अंजाम देते हैं। क्योंकि मॉब लिंचिंग के नाम पर जो कुछ हो रहा है, इसका ऐसे लोग भी खामियाजा भुगत रहे हैं। जैसे किसी को अपनी, कोई मुस्लिम है, उसको अपनी गाय बीमार है, उसको अस्पताल लेके जाना है, तो वो लोग डरते हैं कि रास्ते में लोग ये ना सोच लें कि हमारे हमारे को मार दें जान से। ये पहलू खान के केस के बाद ऐसी कई स्टोरीज हमारे पास आई थी। और साथ ही साथ कुछ लोग मेवात रीजन में जो अच्छा काम कर रहे थे, गायों को पाल रहे थे और उनका संरक्षण करते हैं, वो लोग भी डरने लगे हैं कि अब वो क्या करें, क्योंकि कानून अपना काम नहीं कर रहा है। तो उनको लग रहा है कि
उनको ही कुछ करना होगा, और इसीलिए वो लोग अब डरते हैं मीडिया के सामने आकर वो बात करते हैं। लेकिन कई बार वो रिक्वेस्ट कर चुके हैं कि हमारी बात नहीं सुनी जा रही है। तो कानून को मुझे लगता है कि और ज़्यादा सख्त करना होगा, और एक एग्जाम्पल सेट करना होगा। मॉब लिंचिंग जैसे बच्चों के लिए अभी अफवाहें उड़ी व्हाट्सएप पे, गवर्नमेंट ने मुझे लगता है बहुत देर कर दी। ये जो अब राजनाथ सिंह, अब जो मोदी कह रहे हैं, मुझे लगता है ये पहले कह देना चाहिए था। जब से बीजेपी की सरकार आई है, लोगों को लगना शुरू हो गया था कि उनको शायद कुछ हक मिल गया है कि जी किसी को भी उठाएंगे गाय के नाम पर, गुंडागर्दी यहाँ पे करेंगे। एक चीज़ और भी है कि मैं जैसे गौ रक्षा की बात करें, गाय की बात करें, या फिर इसमें पॉलिटिक्स ले आए या फिर रिलीजन ले आए, लेकिन ये बात वो नहीं है कि सिर्फ नॉर्थ इंडिया, सेंट्रल इंडिया, नॉर्थ ईस्ट इंडिया। अभी 3-4 दिन पहले एक स्टोरी आई थी साउथ इंडिया की, कि एक मल्टीनेशनल कंपनी में, गूगल जैसी कंपनी में काम करने वाला एक अफसर बच्चों को चॉकलेट बांटने के लिए निकलता है, लेकिन कुछ लोग अफवाह फैला देते हैं सोशल मीडिया के थ्रू कि ये बच्चे को किडनैप करने या बच्चा चुराने वाला कोई शख्स है, और भीड़ उसे पीट के मार देती है। तो ये चीज़ें फिर कहाँ जा रही हैं? मतलब ये कोई हिंदुस्तान का एक ऐसा नहीं कि हम नॉर्थ इंडिया, साउथ इंडिया, या फिर गरीब तबका या फिर पिछड़ा इलाके में ऐसी चीज़ें हो रही हैं। लगभग देश के हर इलाके में ये जो मॉब लिंचिंग की इंसिडेंट है ये बढ़ रही है, और ये किसी भी एक सोसाइटी के लिए कितना खतरनाक हो सकता है। देखिए सर, ये दोनों ही इंसिडेंट अलग अलग हैं। ये जो आप जो साउथ वाली बता रहे हैं, या इसके पहले मई से लेके और अब तक 30 लोगों को व्हाट्सएप मैसेजेस की वजह से मार दिया गया। महाराष्ट्र के धुलिया में 5 लोगों को जो कि बच्चों से पता पूछ रहे थे, उनको इस वजह से मार दिया गया कि उनको लग रहा था कि ये बच्चों को उठाने वाले हैं। यहाँ जो अलवर वाली घटना है वो बिल्कुल अलग है। यहाँ पे कोई व्हाट्सएप मैसेज नहीं किया। आपको लगता है कि अलवर वाली जो घटना है इसमें पॉलिटिक्स और रिलीजन और इस तरह के कट्टरपंथी लोगों का हाथ है? बिल्कुल बिल्कुल, ये अलवर वाली जो घटना है इसमें कोई मैसेज नहीं दिया गया था। पहलू खान वाले में भी कोई मैसेज नहीं दिया गया था। यहाँ पे तो ये गौरक्षा के नाम पे जो गुंडागर्दी हो रही है, और ये गुंडागर्दी इस तरीके से हो रही है कि जो अलवर में एक बहुत बड़ा बाजार लगता था पशुओं का, जहाँ पे लाखों का ट्रांजैक्शन हुआ करता था हर हफ्ते, वहाँ पे अब कोई पशुओं को लेने वाला नहीं है। कोई मुसलमान गाय अपने घर में रखने के लिए राज़ी नहीं है, क्योंकि उसे लगता है कि मैं अगर एक जगह से दूसरी जगह ले जाऊंगा तो हो सकता हूँ मैं भी मॉब लिंचिंग का शिकार हो जाऊँ। तबकि ऐसा नहीं है कि ये मुसलमान गाय नहीं पालते, मुसलमान कब से गाय पालते हुए आ रहे हैं। लेकिन वही है कि डर इस तरीके से लोगों के जहन में भर दिया गया है कि अब उन्हें लगता है कि यार हम गाय पालेंगे तो अपनी ही जान गंवा देंगे। तो ये कट्टरपंथ वाला मामला है, और वो जो मामला है वो अफवाह का मामला है। ये दोनों जो मॉब लिंचिंग है वो अलग अलग मामले हैं। लोकेंद्र कह रही हैं दो अलग मामले। मुनीष, आपसे मेरी बात हो रही थी कि दो चीज़ें आ रही है देखने में। एक, अगर मैं सिर्फ ये गौ तस्करी की बात करूं, एक स्टोरी भी आपने अभी हाल में भी बनाई थी कि एक तरफ लोग डर रहे हैं, अब मुसलमान खुद गाय रखने में डर रहे हैं, ठीक है। दूसरी तरफ इस वजह से एक तरफ गौ रक्षा के नाम पे लोग सीना जोरी भी कर रहे हैं, लेकिन अब इस चक्कर में पिस कौन रहा है? वो गाय। ऐसी बहुत सारी रिपोर्ट आई जिसमें कि अब गाय की हालत बहुत बुरी है, वो भूख से, प्यास से, राजस्थान, एमपी से ऐसी सारी रिपोर्ट आई। तो इसका असर उन पे पड़ रहा है। बिल्कुल पड़ रहा है। और ऐसा देश हमारा जहाँ पे हम लोग कहते हैं गाय हमारी माता है, और गाय के नाम पर ही हम लोग इस तरह से लोगों को मारते हैं धर्म के नाम पर। और मुझे लगता है कहीं ना कहीं जो बीजेपी की सरकारें हैं उनको साफ तौर पर सामने आके, स्पेशली जो मुख्यमंत्री हैं। लेकिन आज भी नरेंद्र मोदी ने कहा, इससे पहले भी रैली में कहा था कि गौ रक्षा के नाम पर गुंडागर्दी नहीं होनी चाहिए। लेकिन जो राज्य के मुख्यमंत्री हैं उन लोगों को एक मैसेज देना चाहिए कि भाई इस तरह से हम लोग नहीं सहन करेंगे। ये काम लॉ एंड ऑर्डर जो है प्रशासन का काम है। आप उनको कंप्लेंट दीजिए अगर आपको कोई दिक्कत है। आप अपने हाथ में कानून नहीं ले सकते, क्योंकि ये डेमोक्रेटिक कंट्री है। किसी को इस तरीके से हम नहीं मार सकते, क्योंकि वो भी अपना परिवार पाल रहा है, अपना काम कर रहा है। ज़रूरी नहीं कि वो गाय को अगर लेके जा रहा है तो आप उसको मार देंगे। हो सकता है जी वो अपने गायें उसकी बीमार है, वो उसको लेके जा रहा हो। तो मॉब लिंचिंग जो है बड़ा ही खतरनाक रूप अख्तियार कर चुकी है। मुझे लगता है इसको बहुत जल्द से जल्द अब सरकारों को रोक लगानी चाहिए। जाहिर सी बात, ये लॉ एंड ऑर्डर का इशू है, लेकिन इसमें दो चीज़ें हैं। जैसे अभी लोकेंद्र ने बताया कि दो अलग अलग पहलू है। गौ वाला मसला अलग है, बच्चा चोर करने वाला अलग है। उसी को लेकर एक अभी एक बहुत बड़ी एक मुहिम चल रही है। जैसे आज फेसबुक की एक रिपोर्ट आई है कि जो फेक न्यूज़ या इस तरह की अफवाहें होती है ये ना फैलें, उसके लिए एक रूल बनाया गया है कि एक मैसेज आप 5 से ज़्यादा लोगों को फॉरवर्ड नहीं कर सकते। इसकी वजह ये है कि ये अभी शायद ये व्हाट्सएप पे हो भी गया है, लेकिन अभी हमने चेक नहीं किया कि ये 5 से ज़्यादा छठे को हम भेज सकते हैं कि नहीं, लेकिन ये कानून बन चुका है। उसकी पीछे मंशा और जो मकसद है वो ये है, मोटिव ये है कि इससे लोगों में र्यूमर ना फैले। अगर इस तरह की चीज़ें आती है कि कोई बच्चा चोर या फिर गौ तस्कर या और किसी भी लेवल पे, तो लोगों में, क्योंकि सोशल मीडिया का बहुत बड़ा रोल है और सोशल मीडिया की वजह से बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं। लोकेंद्र, आपसे जानना चाहूँगा कि क्या ये एक जो कदम है व्हाट्सएप का अपनी तरफ से कि
एक मैसेज को 5 से ज़्यादा लोगों को नहीं फैलाएंगे, उससे ये गौ तस्करी के इंसिडेंट हों, बच्चा चोर वाला हो, मॉब लिंचिंग टाइप की जो चीज़ें हैं, असर पड़ेगा कुछ? सर मैं गौ तस्करी की तो नहीं कह सकता, क्योंकि जो ये सब हिंसा फैलाते हैं उनके खुद के हित हैं, और ये जाहिर सी बात है कहीं ना कहीं राजनीतिक हित अपने साधने में लगे रहते हैं। लेकिन हाँ, जिस तरीके से आप व्हाट्सएप मैसेज की बात कर रहे हो वो वाकई में बहुत फ़ायदेमंद होगा। क्योंकि आपने देखा, मैं सुप्रीम कोर्ट को आना पड़ा जब जिस तरीके से मई से इंसिडेंट शुरू हुए मॉब लिंचिंग के, जगह जगह पे व्हाट्सएप मैसेज जो हुए, रिमूव हुए। सबसे बड़ी बात यह है कि अब जैसे जैसे जो छोटे शहर हैं उनमें लोगों के पास पैसा आ रहा है, वो स्मार्टफोन खरीद रहे हैं, तो वो उनको ये नहीं मालूम कि ये जो मैसेज है ये असली है या नकली है। वो मान लेते हैं कि अगर ये मैसेज आ गया है तो ये बिल्कुल असली है, और उसी के नाम पे हिंसा हो रहा है। अगर 5 लोगों से आगे अगर मैसेज रुकता है तो ये अच्छी बात है, क्योंकि ये स्प्रेड होता है, और स्प्रेड होके क्योंकि अफवाहों की कोई शक्ल नहीं होती, भीड़ की कोई शक्ल नहीं होती, तो जाहिर सी बात है भीड़ नहीं होगी, तो मेरे ख्याल से मॉब लिंचिंग पे बहुत। इसमें एक और भी चीज़ आती है जो कानून में है कि हर क्राइम के लिए एक पनिशमेंट है, एक आईपीसी के तहत सेक्शन है, उसमें सज़ा होती है, सब कुछ होता है। लेकिन मॉब लिंचिंग का एक एडवांटेज क्या होता है कि जैसे अगर सपोज 40-50 लोगों की एक भीड़ और किसी एक ने मारा, चाहे वो पहलू खान हो या फिर कोई जो आज अलवर का इंसिडेंट है वो, उसमें ये होता है कि आप ज़ीरो एफआईआर कर देते हैं। 50 लोगों के नाम हैं लेकिन आप उसमें से सबके सब एक साथ एक ही कैटेगरी में हैं, सज़ा किसको दिलाया जाए। और यहाँ पे फ़ायदा होता है, इसीलिए कहते हैं कि भीड़ का कोई चेहरा नहीं होता और फिर भीड़ इसी का फ़ायदा उठाती है। लेकिन यहाँ पे रोल होता है स्टेट गवर्नमेंट का, लोकल पुलिस का, कि वो तय करे कि ये कौन लोग उन 50 लोगों में भीड़ में। आजकल इतना ज़माना है कि लोग मोबाइल पे शूट करते हैं और ऐसी चीज़ें तो सोशल मीडिया पे वायरल है, मारते हुए लाइव फुटेज है, तो उसमें से भी पुलिस इसको चिन्हित कर सकती है। लेकिन ऐसा होता नहीं। जैसे अलवर में पिछला जो हुआ था इंसिडेंट, उसमें 6 लोगों को तो चार्जशीट पहले होने से ही पुलिस ने बरी कर दिया था कि सबूत नहीं है। तो जब तक पुलिस इन चीज़ों पे सख्ती नहीं करेगी, एक नज़ीर पेश नहीं करेगी, एग्जाम्पल पेश नहीं करेगी कि ऐसी चीज़ें हो सकती हैं और इसको रोका जा सकता है, तब तक मुझे लगता है कि ये चीज़ें होती रहेंगी। और ये लेकिन एक अच्छे किसी भी सोसाइटी के लिए बहुत खतरनाक है। सर, इसमें नीरज अस्पताल का सवाल आया है कि सरकार इसमें क्या कर सकती है? नीरज, इसमें सरकार बहुत कुछ कर सकती है और सरकार का ही ये की जिम्मेदारी भी है, और ख़ासतौर पे लोकल पुलिस की जिम्मेदारी है कि अगर कोई भीड़ कहीं पे जमा होती है तो पुलिस का काम क्या है? लॉ एंड ऑर्डर। पुलिस को ये नहीं देखना चाहिए कि इसमें पॉलिटिक्स क्या है, इसमें रिलीजन क्या है, मतलब नहीं। इसीलिए कहते हैं सरकार और पुलिस ये सारी चीज़ें धर्म, जाति और इन सब चीज़ों से ऊपर उठकर है। उनका सिर्फ एक कर्तव्य है, और वो कर्तव्य है एक सुरक्षित और सभ्य समाज को बनाना, और उस बनाने में उसको मदद करना। ऐसे लोग कोई भी ना, वो अच्छे हिंदू हो सकते हैं, ना अच्छे मुस्लिम हो सकते हैं, ना वो अच्छे कांग्रेसी हो सकते हैं, ना अच्छे बीजेपी के हो सकते हैं। जो लोग हिंसा में बिलीव करते हैं वो अच्छे इंसान भी नहीं हो सकते। तो इसलिए ज़रूरी है कि राज्य सरकार और पुलिस इस बात को समझे और ऐसी चीज़ों को फ़ौरन रोके। तो यहाँ पे हम मॉब लिंचिंग की बात कर रहे थे। अब मुनीश, थोड़ा सा हम लोग बदलते हैं इसको आगे, क्योंकि पड़ोसी मुल्क पे भी नज़र रखना बहुत ज़रूरी है। सब्सक्राइबरों को ये भी कहना चाहते हैं हाँ बिल्कुल, कहिए। कि आपके पास जो भी मैसेज आए, सबसे पहले आप सोचिए कि इसको आप आगे फॉरवर्ड करना चाहते हैं क्या। इससे आपको लगता है कि आगे करने से क्रॉस चेक करें, आपको लगता है और आप कि इससे कुछ सब्सक्राइब के लिए अपील भी कर दीजिए। सब्सक्राइब के लिए अपील आपसे ये है कि जितने भी आप हमारे सब्सक्राइबर हैं, आप और भी अपने दोस्तों को, सब लोगों को कहिए कि क्राइम तक को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमसे जुड़ें, ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जो समाज में घटित हो रही घटनाएं उनसे आगाह कर सकें और बता सकें कि किस तरीके से वो लोग बच सकते हैं जुर्म से, अगर वो हमारे शो को देखते हैं। जी सर। कैसे सब्सक्राइब करना है यही बता दीजिए, और साथ में इधर का भी पूरा। आप क्राइम तक के वेब पेज पे सॉरी यूट्यूब पे पेज पे जाइए, वहाँ पे आप सब्सक्रिप्शन का जो बटन है उसको दबाइए, और नोटिफिकेशन के लिए हमेशा जो बेल आइकन है उसको दबाइए। एक बहुत गलत फहमी है कि सब्सक्राइब करने के लिए पैसे लगते हैं, तो इसलिए मैं सारे दर्शकों को ये बताना चाहता हूँ कि सब्सक्रिप्शन में पैसे नहीं लगते हैं। आपको सिर्फ यूट्यूब पे चैनल पे जाना है, यूट्यूब चैनल पर जाकर आप वहाँ पे एक क्राइम अलग टाइप कीजिए, तक अलग टाइप कीजिए, उसके बाद सब्सक्राइब कीजिए। वहाँ पे एक आइकन जो आएगा बेल, उसको ज़रूर प्रेस कीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल सके। साथ ही हमारे एक सहयोगी चैनल उनके लिए भी न्यूज़ मो ऑफिशियल को भी आप यूट्यूब चैनल है, हमारे सहयोगी चैनल हैं, उनको आप सब्सक्राइब करिए। जितने भी हमारे क्राइम तक के सब्सक्राइबर हैं, हम उनसे गुजारिश करते हैं कि ये हमारा ही सहयोगी चैनल है, आप इसको सब्सक्राइब कर सकते हैं। आपको यहाँ भी अच्छी खबरें देखने को मिल सकती हैं अंग्रेज़ी के, अगर आप शौकीन हैं तो आपको अच्छी खबरें देखने तो को बिल्कुल आप न्यूज़मो को भी कीजिए, और यूट्यूब पर जाकर, इसमें कोई पैसे नहीं लगते सब्सक्रिप्शन के, ये आप लोगों को बता दूं, इसलिए आप इसको कर सकते हैं। और तमाम खबरें जो हैं आपको वो हिंदी इंग्लिश की आपको यहाँ पे मिलेंगी। अगले फेज में अब हम लोग बात करना चाहते हैं, पाकिस्तान में 25 जुलाई को चुनाव है, जनरल इलेक्शन है, और
उथल पुथल है पाकिस्तान में, आप सभी को मालूम है। जो पूर्व प्रधानमंत्री हैं, एक्स प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ इस वक्त जेल में हैं, उनके ऊपर करप्शन के चार्ज हैं, 10 साल की सज़ा हुई है। उनकी बेटी मरियम शरीफ उनके साथ जेल में है, उन पर चुनाव लड़ने पर रोक लगा दी गई है, क्योंकि पाकिस्तान में ये रूल है, कानून है। 3 चेहरे वैसे हैं पॉलिटिकली जो इस वक्त चुनाव में हैं 25 तारीख को। एक नवाज शरीफ की पार्टी, जो उनके भाई शहबाज शरीफ की निगरानी में चुनाव अब लड़ा जा रहा है। दूसरी, एक्स क्रिकेटर इमरान खान, जो बहुत ही दिग्गज क्रिकेटर रहे, उनकी पार्टी। और तीसरी, बेनज़ीर भुट्टो के बेटे बिलावल भुट्टो, उनकी पार्टी। कहा जाता है कि मुकाबला इन तीनों में, लेकिन इनमें एक चौथा चेहरा है, और चौथा चेहरा हमारे लिए बहुत ज़रूरी है उसके बारे में जानना, क्योंकि उस चेहरे का सीधा रिश्ता, जो रिलेशन है, वो हमसे है, क्योंकि उसकी हमेशा नज़र होती है हिंदुस्तान पर। और वो है ग्लोबली टेररिस्ट, जिसके ऊपर $1 मिलियन का इनाम अमेरिका ने रखा हुआ है, हाफिज़ सईद, लश्कर तैयबा का चीफ, जिसने हिंदुस्तान को नामालूम कितनी बार, कितनी तरह से खून के आंसू रुलाए हैं, कितने आतंकवादी हमलों में उसकी जिम्मेदारी रही है। हाफिज़ सईद भी चुनाव में, उसकी कोशिश है कि इस उथल पुथल का फ़ायदा उठाकर किसी तरह अगर वो पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर बन जाए, तो आप सोचिए कि फिर जो पाकिस्तान के आस पड़ोस के जितने मुल्क हैं, उसमें हमारा हिंदुस्तान भी है, फिर क्या होगा, ये सोच के ही अजीब सा लगता है। लेकिन चुनाव हो रहा है, तो हम लोग अब उसमें चुनाव पर बात करते हैं। 25 तारीख को चुनाव है, नवाज शरीफ है नहीं। वहाँ पे कहते हैं कि पाकिस्तान में चुनाव वो जीतता है जिसको पाकिस्तानी सीक्रेट सर्विस, जो एजेंसी है वहाँ की, ISI, या फिर पाकिस्तानी आर्मी, उसका आशीर्वाद हासिल हो। इस बार किसको ये आशीर्वाद मिलेगा? सर पहले तो मैं ये कहूँगा कि 25 जुलाई को इलेक्शन नहीं है, सिलेक्शन है। मालूम पहले ही तय कर लिया गया कि किसको बनाना है, किसको क्यों नहीं। सिलेक्शन क्यों है? सिलेक्शन इस वजह से क्योंकि नवाज शरीफ शुरुआत से जिस तरीके से उन्होंने भारत से रिश्ते बनाना की कोशिश की, कई बार उन्होंने हाथ बढ़ाया, लेकिन सेना और ISI का जो दबाव था उसके चलते उनको रोक दिया गया। ये जो फ्लैट्स हैं इनके लंदन में एवेन्यू फील्ड की जो ट्रायल हुई है, उसमें भी बताया जा रहा है कि इनको बिल्कुल अपनी सफाई का मौका नहीं दिया गया और तुरंत ही फैसला सुना दिया गया, और उसका फैसला सुनाने के बाद इन्हें जेल में डाल दिया गया। तो जाहिर सी बात है कि अब जो ऑप्शन के तौर पे एक इमरान खान रह जाते हैं, क्योंकि पिछली बार जब चुनाव हुए थे तो इमरान खान की सेकंड लार्जेस्ट पार्टी थी नवाज शरीफ के बाद। और जहाँ तक बिलावल भुट्टो की बात है, वो उनका असर थोड़ा बहुत सिंध में है, लेकिन अगर पंजाब और KP के बलूचिस्तान और फाटा जो ट्रिब्यूनल इनका क्षेत्र है, वहाँ की बात की जाए तो ज़्यादातर, क्योंकि KPK में इमरान की पार्टी है, लाहौर में नवाज शरीफ भले ही मजबूत हों, लाहौर कहना चाहिए कि पूरा पंजाब, जिसमें इस्लामाबाद भी आता है, काफ़ी जो सबसे बड़ा सूबा माना जाता है पाकिस्तान का, वो पंजाब ही है, उसमें ही सबसे ज़्यादा सीटें हैं। लेकिन नवाज शरीफ जेल चले गए, हो सकता है वो उनको वोट मिले हैं इस नाम पे कि वो जेल चले गए, उनकी बेटी भी चली गई है, उनका जो दामाद है उसको भी 1 साल की जेल हुई है। लेकिन जो सेना है उसका सपोर्ट इमरान खान की पार्टी का, और मुझे लगता है कि 25 जुलाई के बाद जो रिजल्ट आएगा उसमें इमरान खान जीतेगा। एक डेमोक्रेटिक कंट्री में, ये चूंकि डेमोक्रेटिक पार्टी है, वहाँ की चुनाव आयोग से रजिस्टर्ड पार्टी है, चाहे वो नवाज शरीफ की पार्टी हो, इमरान खान की पार्टी हो, बिलावल भुट्टो की पार्टी हो, जीतती है कोई फ़र्क नहीं पड़ता। एक डेमोक्रेसी में हमेशा जीत होनी चाहिए। लेकिन मुनीश, अगर गलती से, जिसे चुनाव आयोग ने वहाँ के मान्यता भी नहीं दी, ग्लोबल टेररिस्ट हाफिज़ सईद, जिसके 250 से ज़्यादा कैंडिडेट इलेक्शन में हैं पिछले दरवाजे से, और वो खुद चुनाव लड़ा, उसका बेटा चुनाव लड़ा सरगोदा से, उसका दामाद चुनाव लड़ा लाहौर से, हाफिज़ सईद की पार्टी अगर 250 में से 100 सीट भी जीत जाती है, तो फिर पाकिस्तान का नक्शा क्या होगा? हालांकि सर ऐसा होगा नहीं, क्योंकि बड़े चेहरे भले उनके जीत जाएं, क्योंकि अभी कुछ घंटे पहले ही अमेरिका ने चिंता जाहिर की है कि हाफिज़ सईद जिस तरीके से चुनाव लड़ रहा है, पाकिस्तानी सरकार को उन्होंने सीधा मैसेज दिया है कि ये उनको पसंद नहीं है कि जो ग्लोबल टेररिस्ट जिस पे अमेरिका ने इनाम रखा हुआ है, और वो चुनाव लड़ रहा है, और इतनी सीटों पे चुनाव लड़ रही है उसकी पार्टी, भले सहयोग कोई और कर रहा है। लेकिन मुझे लगता है कि इस बार इमरान खान के चांसेस ज़्यादा, क्योंकि वहाँ पे सेना जिस तरीके से जिसको बैक करती है, जैसे लोकेंद्र ने बताया, जीता वही है। तो कभी भी सेना, पाकिस्तानी सेना और ISI ये खतरा मोल नहीं लेगी कि जिस पे अमेरिका ने इतना बड़ा इनाम रखा हुआ है जिसके सर के ऊपर, और वो पाकिस्तानी सेना के ऊपर पहले इतना प्रेशर है ISI पे, और पाकिस्तान की हुकूमत पे अमेरिका ने इतना प्रेशर डाला हुआ है, और वो ये खतरा मुझे नहीं लगता इस समय मोल लेगी कि हाफिज़ सईद की पार्टी कुछ सीटें भले जीत जाए, लेकिन वो चुनाव में मतलब किंग मेकर की हैसियत नहीं। एक क्वेश्चन सारे लोगों के मन में आता है कि अमेरिका ने ग्लोबल टेररिस्ट घोषित कर रखा है, उसको लिस्ट में डाल रखा है, हाफिज़ सईद को, उसकी पार्टी को $1 मिलियन भी इनाम रखा है। लेकिन ये बताएं लोकेंद्र
जब सब कुछ इतना है और उसके बाद ग्लोबल टेररिस्ट जिसको डिक्लेयर किया जाता है, इसका मतलब है उसको जो ढूंढेगा, जो पकड़ेगा, उसको $1 मिलियन इनाम देंगे। इसका मतलब वो छुपा हुआ है। हाफिज सईद आज तक कभी छुपा ही नहीं है। पाकिस्तान में ओपनली चुनावी रैली करता है, भाषण देता है, फ्राइडे के प्रेयर में जाके भाषण देता है, और अभी लगातार इलेक्शन कमीशन जो दफ्तर हैं उसके उद्घाटन कर रहा है। फिर अमेरिका पाकिस्तान को ये भी चेता रहा है कि आप इसको चुनाव में ना लड़ने। तो ये दोगली नीति नहीं है कि एक तरफ आपने उसको टेररिस्ट डिक्लेयर कर रखा, आप ओसामा बिन लादेन को मारने के लिए एबटाबाद में पाकिस्तान में घुस के उसको मार कर निकल जाते हैं, और आपको ये पता है कि हाफिज सईद का कौन कौन सा लोकेशन कहाँ है, कब कहाँ रैली करने जाएगा, उसकी पूरी लिस्ट तैयार हो रही है कि कब कब रैली कहाँ करेगा, और आप सिर्फ शिकायत करते रहोगे और आप उसके खिलाफ एक्शन नहीं लोगे। इसलिए कि हाफिज सईद ने 9/11 जैसी कोई चीज़ नहीं की, ओसामा बिन लादेन ने की, आपने बदला ले लिया, लेकिन हाफिज सईद चूंकि हिंदुस्तान को ज़्यादा नुकसान पहुंचाता है, तो कहीं ना कहीं आप सिर्फ खाली जुबानी अपना काम करके लगता है आपने जिम्मेदारी निभा ली। सर देखिए, किसी भी देश की फॉरेन पॉलिसी इसी अपने फ़ायदे के लिए बनाई जाती है, क्योंकि 26/11 हुआ, इन्होंने ओसामा बिन लादेन को मार दिया। हाफिज सईद अमेरिका को सीधी तौर पे नुकसान नहीं पहुंचा था, उन्होंने 10 लाख का इनाम रख दिया। वो इस वजह से रखा गया क्योंकि पहले देखिए, ये जो अफगानिस्तान में लड़ाई लड़ाई जा रही थी, वो पाकिस्तान उसका पार्टनर था, अलायंस था। लेकिन आप देखिए, बिजनेस के हिसाब से देखिए तो सबसे बड़ी जो मार्केट है अमेरिका की, वो चाइना और इंडिया है। तो एक तरह से वो कैरेट वाला, जो कैरेट और स्टिक वाला जो गेम है सर, वो खेला जाता है कि एक तरफ इन्होंने भारत को खुश करने के लिए 10 लाख डॉलर का इनाम रख दिया, दूसरी तरफ ये लगाम नहीं लगाते हाफिज सईद पे, क्योंकि इन्हें भारत को भी कहीं ना कहीं दबा के रखना है कि अगर आप हमारी बात नहीं मानोगे, हमारी पॉलिसीज के हिसाब से नहीं चलोगे, तो ये जो भी पाकिस्तान में जो जिन्हें बोलते हैं नॉन स्टेट एक्टर्स, उनको हम आपके अगेंस्ट में ला सकते हैं। तो ये फॉरेन पॉलिसी सर उसी तरीके से बनाई जाती है। हर कोई देश अपना फ़ायदा देखता है कि जो फॉरेन पॉलिसी है उसमें यही कुल मिलाकर पॉलिटिक्स, फॉरेन पॉलिसी शतरंज की इसी बिसात की जैसी है। इसमें एक राजा है, एक रानी है, एक घोड़ा है, एक पैदल है, एक हाथी है। कब कौन सी चाल चलनी है, राजनीति में यही होती है, और इसलिए शायद अमेरिका ने भी यही किया। आखिरी एक सवाल, आपके हिसाब से पाकिस्तान में क्या होगा 25 जुलाई को? मेरे को लगता है वहाँ बहुमत किसी को नहीं मिलेगा प्रॉपर, और मिली जुली सरकार बनेगी, क्योंकि इस समय नवाज शरीफ भले ही वहाँ पे बड़े पॉपुलर है लेकिन जेल में है। अगर बहुमत नहीं मिली तो फिर हाफिज सईद का कद बढ़ेगा जितनी जोड़ तोड़ की सरकार बनाने में? थोड़ी बहुत, जितनी भी सीटें वो लोग जीतेंगे, जो भी जीता हुआ संगठन होगा, वो पहली कोशिश उसकी होगी कि हाफिज सईद से संपर्क करे, और मिली जुली सरकार वहाँ पे बनेगी। जो दो बड़ी पार्टी होंगी मुझे लगता है वो मिलके कर सकती हैं, उनमें इमरान खान भी रहेंगे, और इस बार हो सकता है कि बिलावल भुट्टो जो हैं बड़ा ज़ोर शोर से चुनाव प्रचार में जुटे हुए हैं, यंग लीडर हैं। लेकिन इमरान खान जितने पॉपुलर नहीं है वो पाकिस्तान में, क्योंकि इमरान खान ज़्यादा बड़ा कद है, और मुझे लगता है दो बड़ी पार्टी मिलके इस बार सरकार वहाँ पे बना सकती हैं, लेकिन वो स्थायी सरकार नहीं होगी। फिर वहाँ पे सेना ही चलाती रहेगी जैसे पहले चलाती रही है, और भारत के खिलाफ, क्योंकि जो टेररिज्म फैलाती है सेना, वहाँ की लोकतांत्रिक सरकार उस तरीके से नहीं कर सकती। आईएसआई का इशारे जो है वो सेना ही करती है। आपके हिसाब से इमरान खान का जो सपना है पाकिस्तान का प्रधानमंत्री बनने का, इस बार पूरा होगा 25 जुलाई को? सर मुझे लगता है कि पीपीपी, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो इमरान खान की पार्टी है, ये दोनों कॉलिजन कर, मतलब भुट्टो की पार्टी और इमरान खान की पार्टी? जी, क्योंकि ये लोग नवाज शरीफ के खिलाफ लड़ रहे हैं ना, इन्होंने आपस में कभी एक दूसरे को गालियाँ नहीं दी कि जब, क्योंकि सरकार में नहीं है कहीं, जो पीपल्स पार्टी है वो अब कहाँ सरकार में है। तो जाहिर सी बात है, पिछली इस 5 साल से पहले वो उन्हीं की सरकार थी, लेकिन अब सरकार उनकी नहीं है, तो दोनों लोग नवाज शरीफ को गाली दे रहे हैं। तो ऐसे में उनके बीच में अलायंस होना मुझे नहीं लगता कि बहुत बड़ी बात है। कुल मिलाकर हिंदुस्तान और पाकिस्तान की जो पॉलिटिक्स है वो बहुत अलग नहीं है। वहाँ भी जोड़ तोड़ की सरकार होती है, वहाँ भी राजनीति ऐसी ही होती, बल्कि वहाँ जो चुनावी इलेक्शन कैंपेन चल रहा है वो भी अगर आप देखें तो वैसे ही है, जैसे अपने यहाँ गाना बजाना, एक दूसरे पे इल्ज़ाम, ये सब करना, सब कुछ वैसे ही है। नतीजा इंपॉर्टेंट होगा, और वो चुनाव में अगली जो सरकार बनेगी हमारे लिए बहुत ज़रूरी है कि भारत पे उसका बहुत असर पड़ेगा। अगर वहाँ पे एक इस्टेब्लिश सरकार आती है, एक स्थिर सरकार आती है, तो उसका असर दूसरा होगा। अगर ऐसी सरकार नहीं आती और गलती से हाफिज सईद जैसे लोगों की मदद से सरकार आती है, तो फिर अंदाज़ा लगाना भी मुश्किल है कि आने वाले दिनों में क्या होगा। तो हमारी कोशिश होगी कि हम लगातार आपसे क्राइम के मुद्दों पे इसी तरीके से बात करते रहें, पाकिस्तान की पॉलिटिक्स से भी बात करें। पाकिस्तान की पॉलिटिक्स क्राइम में इसलिए आता है क्योंकि वहाँ आतंकवादी चुनाव लड़ रहे हैं, और साथ ही जो बाकी क्राइम की खबरें उस पर बात करें। और जाहिर सी बात है, क्राइम तक देखने के लिए आप क्राइम अलग टाइप करें, यूट्यूब चैनल पर जाकर सब्सक्राइब करें, आइकन बेल को प्रेस करें ताकि नोटिफिकेशन मिलता रहे। और
लगातार आप हमें अपना आशीर्वाद, अपना प्यार इसी तरह देते रहें। और साथ ही हमारे सहयोगी चैनल के बारे में भी आपसे हम गुजारिश करेंगे कि उसे भी सब्सक्राइब करें, उसके बारे में न्यूज़ मो ऑफिशियल यूट्यूब पर जाकर आप सब्सक्राइब करें, हमारा सहयोगी चैनल है। आप अगर अंग्रेज़ी खबरों को देखना चाहते हैं, शौकीन हैं, तो आप जितने भी सब्सक्राइबर हैं, गुजारिश है आपसे, आप सब्सक्राइब करें न्यूज़ मो। तो न्यूज़ मो ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे जाएं, वहाँ पे सब्सक्राइब करें, बेल आइकन आएगा उसे प्रेस करें, नोटिफिकेशन लें, और लगातार आप सही रहें, अच्छे रहें, स्वस्थ रहें, क्राइम से बचते रहें। यही हमारी जो है आप लोगों के लिए दुआएं हैं। फिलहाल इस खास बुलेटिन में इतना ही, लेकिन आपसे लगातार मुलाकात होती रहेगी, ऐसा हमारा वादा है। डोनेशन कितनी है? काफ़ी अच्छा होगा।